Hello everybody, this is Avinash Sharma here and welcome to the Crown Success. So स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले देखिए कितनी शानदार बात लिखी है। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो आर्टिकल 311 देखेंगे कि 311 क्या है ये आर्टिकल। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में देखेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, चुनावी बॉन्ड क्या होते हैं, चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। और ये इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है ये, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, मीन्स बैकग्राउंड देखेंगे, थोड़ा इजराइल के बारे में देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उसके बाद क्या निष्कर्ष आया, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। और ये संघर्ष क्यों हो रहा है ये थोड़ा सा हम देखते हैं। आर्कटिक रीजन के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, आर्कटिक रीजन कहाँ पे है और ये किस तरह से कार्य करता है, इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। और ये एक वन्यजीव कोष की रिपोर्ट आई है हिम तेंदुए पर, थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये दो छोटी छोटी न्यूज़ हम पढ़ेंगे, एक तो कोलंबो पोर्ट सिटी के बारे में और एक न्यूज़ शोकेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक आर्टिकल 311। तो इसमें क्या बात कही गई है आर्टिकल 311 में, क्या है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एक निलंबित अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, सॉरी एक निलंबित अधिकारी हैं, उनको मुंबई पुलिस आयुक्त ने जो आर्टिकल 311 के क्लॉज 2 के बी के तहत बिना विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त कर दिया। ये इसीलिए चर्चा में आया आर्टिकल 311 कि महाराष्ट्र पुलिस के एक निलंबित अधिकारी को मुंबई पुलिस आयुक्त ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत बिना विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। अब लोक सेवकों के लिए जो प्राप्त संरक्षोपाएं हैं, मतलब उन्हें सुरक्षा कैसे मिली हुई है, थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 311 का क्लोज 1 क्या कहता है कि इसके अकॉर्डिंग किसी लोक सेवक को उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी लोक सेवक को जिस अधिकारी द्वारा नियुक्ति की जाएगी उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा पद से नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, ये 311 का क्लॉज 1 कहता है ये वाली बात। अब 311 का क्लॉज 2 क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग किसी भी लोक सेवक को उसके विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं, मतलब कोई भी लोक सेवक है उसके विरुद्ध यदि कोई आरोप लगाए गए हैं तो उसे कोई भी अवसर दिए बिना, कि मतलब उसे जांच के टाइम पे अपनी बात रखने का अवसर दिए बिना पद से नहीं हटाया जाएगा या ओहदे से नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, ये वाली बात इसमें कही गई है कि उसे 311(2) में यदि कोई आरोप उस पर लगाए गए हैं तो उसे भी पूरा अधिकार है कि वह अपनी बात रखे, उसके बिना बात रखे, उसकी बिना सुनवाई के उसे पद से नहीं हटाया जाएगा। अब आर्टिकल 311 का एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये क्या करता है, ये लोक सेवकों के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत लोक सेवकों के लिए उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के दौरान अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जांच के दौरान अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिए जाने का प्रावधान है आर्टिकल 311 में। ठीक है, ताकि उन्हें मनमाने ढंग से सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सके। ये बात आर्टिकल 311 में कही गई है और उन्हें सुरक्षा प्राप्त है इस तरह से। ठीक है, अब आर्टिकल 311 का क्लॉज 2(b) में क्या है, इसमें थोड़े से अपवाद भी हैं। अब अपवाद क्या है, इसमें कहा गया है कि जहां किसी व्यक्ति को पद से हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारण से या किस कारण से जो उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से दर्ज किया जाएगा, मतलब जो भी प्राधिकारी उस लोक सेवक के विरुद्ध कार्रवाई चलवाएगा वो लिखित रूप में कार्रवाई होगी। इस मामले में जांच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है। ठीक, अब क्या है कि इसमें एक क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन, कि 311(2) के तहत की गई बर्खास्तगी को सरकारी कर्मचारी द्वारा चुनौती दी जा सकती है, क्या दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती। तो इसका आंसर है कि हाँ, चुनौती दी जा सकती है। राज्य में राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण
या केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट, ये न्यायालयों में अपील कर सकते हैं अपने खिलाफ लगे मुकदमों, जो विरोध आरोप लग रहे हैं उनके खिलाफ सुनवाई करने के लिए ये यहाँ पे अपील कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के बाद जो हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो चुनावी बॉन्ड देखेंगे कि चुनावी बॉन्ड क्या है। अभी क्या हुआ है कि चुनाव हुए हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है, असम में, केरल में, पुदुचेरी, तमिलनाडु में चुनाव जोर शोर से हुआ है। तो इस टाइम पे क्या है कि आज तक जितने भी चुनावी बॉन्ड दिए गए हैं, 2018 में चुनावी बॉन्ड ये जैसी योजना का गठन हुआ था, तो इसके चुनावी बॉन्ड 2018 के बाद से आज तक, मतलब अभी तक जितने भी चुनावी बॉन्ड दिए गए हैं, इस बार के चुनाव में सबसे ज़्यादा करोड़ के चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री थी। 695.34 करोड़ के चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री इस बार हुई है विधानसभा के चुनाव में। तो इसमें जो संदर्भ कंटेक्स्ट है कि ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में लिखा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल, असम और केरल ने जोर शोर से चल रहे चुनावी अभियान के दौरान 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच एसबीआई ने 695.34 करोड़ के चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री की। वर्ष 2018 में इस योजना की शुरुआत होने के बाद से किसी भी विधानसभा चुनाव के दौरान यह सर्वाधिक राशि की बॉन्ड्स बिक्री थी। मतलब कि सबसे महंगे बॉन्ड्स इस बार गए हैं, इस बार बिके हैं। ये बॉन्ड जो होते हैं ये जारी की गई तारीख से, मतलब जिस तारीख को जारी किए गए, जैसे 1 तारीख को जारी किए गए हैं तो ये 15 दिन के लिए वैध होंगे, यानी कि 15 तारीख तक वैध होंगे। ये इस तरह से इनका कुछ है। अब ये चुनावी बॉन्ड्स होते क्या हैं, या इन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स कहते हैं इंग्लिश में, वो क्या होते हैं थोड़ा सा हम ये देखते हैं। क्या है कि चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक वित्तीय साधन है। ठीक है, अगला पॉइंट कि इन बॉन्ड्स के लिए कई गुणक हैं, जैसे 1000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक, 1 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये के गुणकों में जारी किया जाता है। और इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई कि हाँ भाई इतने तक हो सकता है, इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगला पॉइंट क्या है कि इन बॉन्डों को जारी करने और भुनाने के लिए एसबीआई को अधिकृत किया गया है। एसबीआई द्वारा ये जारी किए जाएंगे और यह बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के लिए वैध होते हैं। 15 दिनों के लिए ये वैध होते हैं। अगला पॉइंट, ये बॉन्ड किसी पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीनों में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते हैं, बशर्ते उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए या भारत में निगमित या स्थित होना चाहिए। ठीक है, कोई व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से इन बॉन्ड्स को भी खरीद सकता है। बॉन्ड्स पर दान देने वालों के नाम का उल्लेख नहीं होता है। ठीक है, ये था चुनावी बॉन्ड के बारे में। अब इसके बाद जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बड़ा टॉपिक है और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बारे में है कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष क्या है। आराम से ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, और पृष्ठभूमि देखेंगे, गाज़ा पट्टी देखेंगे कि गाज़ा पे अभी अटैक हुआ है, सब कुछ देखेंगे। आराम से इस टॉपिक को समझेंगे धीरे धीरे करके। अभी क्या है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने न्यायसंगत रूप से फिलिस्तीनी पक्ष के लिए अपना दृढ़ समर्थन तथा 2 राष्ट्र समाधान पर अपनी अटल प्रतिबद्धता को दोहराया है। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं हम। बैकग्राउंड क्या है, वर्तमान में क्या है, इजराइल और गाजा पट्टी में लड़ाई चल रही है। ठीक है, इस लड़ाई में लगभग 200 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों में लगभग आधी संख्या महिलाओं और बच्चों की है। मतलब 200 लोग मारे जा चुके हैं तो अधिकारियों ने कहना है कि 100 लोग कम से कम इसमें बच्चे और महिलाएं मारी गई हैं, और इजराइल में कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच बढ़ते हुए संघर्ष को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने इसे पूर्ण स्तर के युद्ध में बदलने की चेतावनी दी है कि भैया ये इस तरह का जो संघर्ष चल रहा है इसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ये पूर्ण स्तर के युद्ध में बदल जाएगा। इस तरह से कुछ चेतावनी दी है, वरना कंट्रोल कर लो अपने हिसाब से। अब पहले हम देखते हैं कि गाज़ा पट्टी कहाँ पर है, गाज़ा स्ट्रिप की जो बात चल रही है कहाँ पर है।
गाज़ा पट्टी क्या है, ये एक पूर्णतया कृत्रिम रूप से निर्मित रचना है, मतलब खुद से बनाई हुई है। किस तरह से बनाई है, क्या हो रहा था कि जिसे इज़राइल के निर्माण के दौरान, इज़राइल का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय वर्ष 1948 में फ़िलिस्तीन की लगभग 3/4 विस्थापित, कुछ मामलों में निष्कासित, मतलब फ़िलिस्तीन की आबादी में 3/4 विस्थापित, कुछ मामलों में निष्कासित अरब आबादी को बसाने के लिए तैयार किया गया था। ये गाज़ा स्ट्रिप इन आबादियों को बसाने के लिए क्या कहते हैं, तैयार किया गया था। कुछ मामलों में निष्कासित, विस्थापित फ़िलिस्तीन की और अरब आबादी को बसाने के लिए गाज़ा स्ट्रिप तैयार किया गया था। अब इस दौरान क्या था, अधिकांश शरणार्थी पड़ोसी देशों जैसे कि जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में बिखर गए। ठीक है, कुछ शरणार्थी की आबादी थी वो वेस्ट बैंक में बस गई, जिस पर 1948 के बाद जॉर्डन ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक, विस्थापित आबादी की बड़ी संख्या, जो विस्थापित आबादी थी ना, उसकी बड़ी संख्या गाज़ा पट्टी में जाकर बस गई, जो कि मिस्र और वर्तमान इजराइल के मध्य स्थित एक संकरीसित तटीय पट्टी है। वर्तमान में गाज़ा पट्टी की कुल आबादी में से लगभग 70% आबादी शरणार्थी हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये है गाज़ा पट्टी, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये है गाज़ा पट्टी, ये रहा इज़राइल, ये क्या है, इज़राइल, और जो ये वाला एरिया है ये है वेस्ट बैंक। ठीक है, इसके जो इज़राइल के इस तरफ जॉर्डन है, नीचे ये इजिप्ट है, और ये जॉर्डन के ऊपर ये सीरिया वाला एरिया है। ठीक है, ये चीज़ आप इसकी लोकेशन समझे होंगे कि ये कहाँ पर है। ये वाला जो एरिया है ये गाज़ा पट्टी है, यहाँ पर अभी अटैक हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि हम गाज़ा पट्टी पर किसका नियंत्रण है। हमास ने वर्ष 2007 में गाज़ा पट्टी पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया। इसके तुरंत बाद क्या हुआ कि इजराइल ने गाज़ा की सीमाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया और गाज़ा को एक दुश्मन इकाई घोषित कर दिया। गाज़ा को एक देश का दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है, हमास को इसके द्वारा आम नागरिकों पर किए गए हमलों के इतिहास को देखते हुए इजराइल तथा संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में देखा जाता है। यानी कि यूएसए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जितने भी हैं वो हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में देखते हैं। अब देखते हैं हम इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है इसका, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम। क्या है कि जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच भूमि के एक टुकड़े, यानी कि ज़मीन के एक टुकड़े को लेकर यहूदियों और अरबों के बीच 100 सालों से भी अधिक समय से संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रही है। अब साल 1882 से लेकर 1948 के बीच दुनिया भर के पूरे विश्व के यहूदी फिलिस्तीन में एकत्र हुए और इतिहास में इस घटना को अलिया के नाम से जाना जाता है। इस घटना को, मतलब कि दुनिया भर के जब यहूदी फिलिस्तीन में एकत्रित हुए तो इतिहास में इस घटना को अलिया के नाम से जाना जाता है। फिर क्या हुआ, वर्ष 1917 में जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे टर्की साम्राज्य का पतन हो गया, मतलब टर्की साम्राज्य जो है नष्ट हो गया और फिलिस्तीन पर ब्रिटेन ने नियंत्रण कर लिया। इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरब निवास करते थे। इस क्षेत्र में जहाँ पर ये ब्रिटेन ने नियंत्रण किया, यहाँ पर अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरब निवास करते थे। इस क्षेत्र पर ब्रिटेन का कब्जा होने के बाद फिलिस्तीन में यहूदियों को बसाने के उद्देश्य से इस क्षेत्र पर ब्रिटेन का कब्जा होने के बाद फिलिस्तीन में यहूदियों को बसाने के उद्देश्य से, ऑब्जेक्टिव से बाल्फोर घोषणा जारी की गई, जबकि उस समय फिलिस्तीन में बहुसंख्यक आबादी अरबों की थी। ठीक है, अब अगला क्या हुआ, यहूदियों ने इस बाल्फोर घोषणा का समर्थन किया जबकि फिलिस्तीनियों ने इसे मानने से अस्वीकार कर दिया। फिलिस्तीनियों ने इस घोषणा को नहीं माना, लेकिन बाल्फोर घोषणा का समर्थन यहूदियों ने किया। कुछ समय पहले यूरोप में हुए होलोकास्ट में लगभग 6 मिलियन यहूदी मारे जा चुके थे और इस कारण से एक पृथक यहूदी राज्य की मांग तेजी पर चल रही थी। अब जब इस तरह के विवाद चल रहे थे तो फिर क्या हुआ, यहूदियों ने फिलिस्तीन को अपना प्राकृतिक घर बताया और प्राकृतिक घर बताते हुए इस पर अपना दावा किया। दूसरी ओर अरबों ने भी अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ा और अपना दावा कायम रखा।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जितने भी थे उन्होंने यहूदियों का समर्थन किया। देखिए ये अच्छी बात यहूदियों के लिए हुई कि यहूदियों का और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने समर्थन किया। फिर क्या था, 1947 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिलिस्तीन को एक पृथक यहूदी देश और अरब देश में विभाजित करने के पक्ष में मतदान किया गया, जिसमें यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बना दिया गया। विभाजन की इस योजना को यहूदी नेताओं ने स्वीकार कर लिया, किंतु अरब पक्ष ने मतलब जो विभाजन की जो योजना बनाई संयुक्त राष्ट्र ने, वो यहूदी नेताओं ने तो स्वीकार कर ली, लेकिन अरब पक्ष ने इसे खारिज कर दिया और कभी भी इसे मान्यता नहीं दी। इसके बाद हम थोड़ा देखते हैं कि इजराइल का निर्माण कैसे हुआ और इसका विनाश किस तरह हुआ। ये जो है इसमें हम देखते हैं 1948 में क्या था कि ब्रिटेन ने इस क्षेत्र से अपना नियंत्रण वापस ले लिया। जिस क्षेत्र पर नियंत्रण किया था ना ब्रिटेन ने, उस क्षेत्र से अपना नियंत्रण वापस ले लिया और यहूदियों ने इजराइल के निर्माण की घोषणा कर दी। हालांकि फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया, किंतु यहूदी पीछे नहीं हटे और इसके परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य सशस्त्र मतलब आंतरिक संघर्ष दोनों के मध्य स्टार्ट हो गया, दोनों के बीच में। इस दौरान क्या हुआ, पड़ोसी अरब देश ने इस क्षेत्र पर हमले किए, किंतु इजरायली सैनिकों ने इन्हें हरा दिया। इस लड़ाई के बाद हज़ारों फिलिस्तीनियों ने अपने घरों से पलायन करना पड़ा, मतलब छोड़ के जाना पड़ा, और इस घटना के लिए अल नकबा या विनाश कहा जाता है। ठीक है, अब लड़ाई का एंड हुआ। लड़ाई समाप्त होने के बाद जो वो क्षेत्र था, उस क्षेत्र के अधिकांश भूभाग को इजराइल ने अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर जॉर्डन का इजराइल के साथ युद्ध हुआ, जिसमें वेस्ट बैंक कहे जाने वाले क्षेत्र में जॉर्डन ने अपना कब्जा कर लिया तथा गाज़ा पर मिस्र ने अपना अधिकार जमा लिया। यरूशलेम शहर जो था वो दो हिस्सों में बट गया। इसके पूर्वी भाग पर, जो इसका ईस्ट वाला पार्ट है, उस पर जॉर्डन का अधिकार है, जबकि इसके वेस्ट वाले भाग पर इजराइल का नियंत्रण है। अभी तक भी कोई औपचारिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और इस क्षेत्र में होने वाले तनाव के लिए प्रत्येक पक्ष एक दूसरे को दोषी ठहराता है कि भैया तुमने करा, वो कहते हैं कि तुमने करा, ये कहते हैं तुमने करा, और लड़ाई करते रहते हैं आपस में। ये कभी सुलझाते नहीं है बात को, आज तक भी नहीं सुलझाई गई ये वाली बात। अब 1967 में क्या हुआ, इजरायली सेना ने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक, सीरिया की गोलन हाइट्स, गाज़ा और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था इजरायली सेना ने। अभी हम देखते हैं वर्तमान परिदृश्य क्या चल रहा है और वर्तमान घटनाक्रम क्या है, इसके बारे में और हम देखते हैं। अभी देखिए, इजराइल का अभी भी वेस्ट बैंक पर कब्जा है, ठीक है। हालांकि इसने गाजा पर अपना अधिकार छोड़ दिया, किंतु संयुक्त राष्ट्र अभी भी भूमि के इस भाग को अधिकृत क्षेत्र का हिस्सा मानता है कि यह अधिकृत क्षेत्र है अभी भी। इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी होने का दावा करता है, जबकि फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के लिए फिलिस्तीनी राष्ट्र की राजधानी होने का दावा करते हैं। तो यहाँ विवाद तो होगा ही, वो कहते हैं कि इसे हम बनाएंगे अपनी राजधानी या अपना क्षेत्र, और फिलिस्तीनी कहते हैं कि इसे हम बनाएंगे। अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका पूरे यरूशलेम शहर पर इजराइल के दावे को मान्यता देने वाले गिने चुने देशों में से एक है। मतलब इजराइल के दावे को मान्यता जो देश दे रहे हैं, उनमें से कुछ गिने चुने देशों में से अमेरिका आता है। वर्तमान घटनाक्रम क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं कि वर्तमान में क्या चल रहा है। जो पूर्वी यरूशलेम है, शहर जो है, ये गाज़ा और वेस्ट बैंक में रहने वाले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अक्सर तनाव में वृद्धि होती रहती है, मतलब अक्सर तनाव बढ़ते रहते हैं। गाज़ा पर हमास नामक एक फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह का शासन है, जो कई बार इजराइल से संघर्ष कर चुका है। इनकी लड़ाई आपस में कई बार हो चुकी है। हमास को प्राप्त होने वाले हथियारों की आपूर्ति पर रोक, मतलब हमास को जो हथियार प्राप्त होते हैं उन पर रोक लगाने के लिए इजराइल और मिस्र ने गाज़ा की सीमाओं पर कड़ा नियंत्रण लगाया हुआ है। इजराइल और मिस्र ने गाज़ा की सीमा पर नियंत्रण लगाया हुआ है ताकि हमास को हथियार प्राप्त ना हो। गाज़ा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों का कहना है कि वे इजराइल की कार्रवाइयों और प्रतिबंधों के कारण पीड़ित हैं। इजराइल का कहना है कि वह केवल फिलिस्तीनी हिंसा से खुद को बचाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। अप्रैल 2021 के बीच में रमज़ान के पवित्र मुस्लिम महीने की शुरुआत के बाद से पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच हुई झड़प हुई थी, उसके साथ तनाव और ज़्यादा बढ़ गया। पूर्वी यरूशलेम में कुछ फिलिस्तीनी परिवारों को बेदखल किए जाने की धमकी से भी आग और भड़की हुई है। ठीक है, तो ये पूरा जो किस्सा था, ये पूरा किस्सा इजराइल और फिलिस्तीन विवाद का था।
इसके बारे में हमने इसकी पृष्ठभूमि देखी, इसका निर्माण देखा, विनाश देखा। इस टॉपिक के बाद जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आर्कटिक परिषद के बारे में डिस्कस करेंगे कि आर्कटिक क्षेत्र क्या है, आर्कटिक परिषद, आर्कटिक काउंसिल है क्या। ये क्या है, एक अंतर सरकारी मंच है जो आर्कटिक क्षेत्र के राष्ट्र की सरकारों और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान करती है। मतलब आर्कटिक क्षेत्र में जो राष्ट्र की सरकारों और क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनके सामने जो समस्याएं आती हैं, मुद्दे आते हैं, उनका समाधान कौन करता है, आर्कटिक परिषद करती है। इसने क्या कर रखा है, किसी भी संधि पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर इसके किसी भी संधि पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय यह किसी भी संधि पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो कि सभी की सहमति के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, ये किसी के दबाव में कार्य नहीं करता। आर्कटिक परिषद के निर्णय, सिफारिशें या दिशा निर्देश गैर प्रवर्तनीय होते हैं, मतलब बदले नहीं जा सकते। और ये जो है राष्ट्र का विशेषाधिकार है, ये चीज़ कि ये बदले नहीं जा सकते, ये राष्ट्र का विशेषाधिकार है। इसका अधिदेश सैन्य सुरक्षा को स्पष्ट रूप से इसमें बाहर रखा गया है। अब आर्कटिक परिषद के भागीदार कौन है, इसमें हम देखते हैं थोड़ा सा। 1996 में एक ओटावा घोषणा पत्र हुआ था। ठीक है, तो 1996 के ओटावा घोषणा पत्र में जो ये निम्नलिखित देशों को, कुछ निम्नलिखित देश हैं जिनके बारे में ये है, इनको आर्कटिक परिषद के सदस्यों के रूप में सूचीबद्ध किया गया, जिसमें कनाडा है, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ है, स्वीडन है, यूएसए है। इसके अलावा आर्कटिक के स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 संगठनों को परमानेंट पार्टिसिपेंट के रूप में दर्जा प्राप्त है। इन संगठनों में अल्यूट इंटरनेशनल एसोसिएशन है, आर्कटिक अथाबास्कन काउंसिल है, ठीक है, गिविन काउंसिल इंटरनेशनल है, इनुइट सर्कमपोलर काउंसिल है और रशियन एसोसिएशन ऑफ इंडिजन्स पीपल्स ऑफ द नॉर्थ तथा सामी काउंसिल शामिल है। आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा गैर आर्कटिक राज्यों के साथ साथ अंतर सरकारी, अंतर संसदीय, वैश्विक, क्षेत्रीय और गैर सरकारी संगठनों के लिए खुला है। पर्यवेक्षक सदस्यों के लिए आर्कटिक क्षेत्र में उनके योगदान के आधार पर जो परिषद होती है उस परिषद के द्वारा निर्णय लिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ जो थी आर्कटिक परिषद के बारे में थी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए अभी ये हमने पढ़ा आज। इसके बाद जो ये इसके कुछ कार्य समूह हैं जिसमें ये लिखा है, इसके जो कार्य समूह है उसमें आता है ACAP। ये प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, जो प्रदूषक होते हैं ना, उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने वाले जो कुछ ऐसे तंत्र होते हैं जो राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करते हैं, उन तंत्रों को मजबूत करना और इनका समर्थन करना। दूसरा ये क्या है, आर्कटिक निगरानी एवं आकलन कार्यक्रम। ये क्या करता है, आर्कटिक पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र और मानव आबादी की निगरानी करता है और सरकारों को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए वैज्ञानिक सलाह प्रदान करता है। ठीक है, इसी तरह से ये इसके बाकी कार्यक्रम है, ये कार्य समूह इसमें काम करते हैं, जैसे ये SDWG हो गया, PAME है, EPPR है, CAFF है। तो ये सब आर्कटिक परिषद के कार्य समूह हैं। ठीक है, इस टॉपिक के बाद जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हिम तेंदुए पर क्या है, एक रिपोर्ट आई है, विश्व वन्यजीव रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अब ये रिपोर्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम, और ये क्यों आई है चर्चा में, क्यों, ये थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाल ही में क्या हुआ है, प्रकृति संरक्षण हेतु विश्व वन्यजीव कोष द्वारा, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा एक हिम तेंदुआ अनुसंधान के लगभग 100 साल, इस तरह की एक शीर्षक से रिपोर्ट जारी हुई है। यानी हिम तेंदुआ अनुसंधान के लगभग 100 साल ये शीर्षक है, इससे एक रिपोर्ट जारी की गई है। अब रिपोर्ट में जो कंक्लूज़न आया है वो कंक्लूज़न क्या आया है इसमें, इसके निष्कर्ष क्या आए हैं कि 12 से अधिक एशियाई देशों में, जो एशियाई कंट्री है ना एशिया कॉन्टिनेंट में, तो 12 से अधिक एशियाई देशों में हिम तेंदुए के 70% से अधिक आवास क्षेत्रों पर शोध नहीं किया गया है अभी। हिम तेंदुए पर सर्वाधिक अनुसंधान, जो सर्वाधिक यहाँ पे अनुसंधान हुआ है हिम तेंदुए पर, वो नेपाल, भारत और चीन द्वारा किया गया है। इन देशों के बाद मंगोलिया और पाकिस्तान का स्थान है। ठीक है, हिम तेंदुए की आबादी का आकलन अब तक किए जाने वाले शोध का प्रमुख केंद्र रहा है। इसके बावजूद बड़े आकार की इस बिल्ली प्रजाति के मात्र 3% से भी कम क्षेत्र के बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं। ठीक है,
वर्ल्ड लेवल पर क्या है, वैश्विक स्तर पर एशिया के ऊंचे पहाड़ों पर अधिकतम 4000 हिम तेंदुए ही बचे हैं और बची हुई आबादी को निरंतर और उभरते हुए खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक, अब इसके बाद जो ये इसका संरक्षण है, भारत में हिम तेंदुओं का संरक्षण किस तरह होता है कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, इसके माध्यम से हिम तेंदुए और उसके आवासों का संरक्षण कर रही है भारत सरकार। भारत जो है वर्ष 2013 से वैश्विक हिम तेंदुए और पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण कार्यक्रम में भी भागीदार रहा है। हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए भारत ने 3 बड़े परिदृश्यों को चिन्हित किया है, जैसे लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हेमिस स्पीति, उत्तराखंड में गंगोत्री नंदा देवी, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है कंचनजंगा तवांग। ठीक है, ये 3 जो है कार्यक्रम है जो भारत चला रहा है इनके संरक्षण के लिए। अगला, हिम तेंदुए और उनके वास स्थान मतलब रहने वाले स्थान संरक्षण हेतु समावेशी और भागीदारी के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए साल 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की शुरुआत की गई थी। ये जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है ना, इसकी शुरुआत हुई थी साल 2009 में। हिम तेंदुआ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बहाली कार्यक्रम हेतु यानी रिकवरी प्रोग्राम हेतु 21 गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में सम्मिलित है। ठीक, इसके बाद जो इसकी हम संरक्षण स्थिति देखेंगे, संरक्षण स्थिति क्या है हिम तेंदुए की। हिम तेंदुओं को IUCN की जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसकी अनुसूची 1 में वल्नरेबल रखा है। वल्नरेबल मतलब असुरक्षित है ये। ठीक, वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय साइट्स की परिशिष्ट वन और प्रवासी भारतीय अभिसमय CMS में सूचीबद्ध है। जिसकी जो यह स्थिति है, यह स्थिति विश्व स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर और भारत में इन प्रजातियों को उच्चतम संरक्षण का दर्जा प्रदान करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है यानी दर्शाती है। भारत द्वारा जो इसके लिए प्रयास किया गया, ये PSL किया गया और सिक्योर हिमालय, ये जो है हिम तेंदुए को बचाने के लिए एक मतलब योजनाएं चलाई गई हैं हिम तेंदुए की आबादी को बचाने के लिए। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे न्यू शोकेस है और एक वो है पोर्ट सिटी के बारे में, एक कोलंबो बंदरगाह शहर है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम न्यू शोकेस के बारे में क्या चीज़ है। हाल ही में क्या हुआ है कि गूगल द्वारा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय समाचार संगठनों सहित राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल पर, क्षेत्रीय रीजनल और स्थानीय लोकल समाचार संगठनों सहित 30 समाचार प्रकाशकों को शामिल किया है कि भारत में एक समाचार प्रदर्शन मंजूषा सूचकांक अर्थात न्यूज़ शोकेस शुरू करने की घोषणा की गई है। ये न्यूज़ शोकेस क्या है, ये पार्टनर प्रकाशकों को मतलब जो प्रकाशक पार्टनर प्रकाशक हैं उनकी सामग्री को क्यूरेट करने की अनुमति देता है। क्यूरेट मीन्स कि गूगल के समाचार और खोज प्लेटफॉर्म पर स्टोरी पैनल में आएंगे ये। ठीक है, इन्हें क्यूरेट किया जाएगा। ये लोग गूगल के समाचार और खोज प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम सर्च करते हैं वहाँ पे ये स्टोरी पैनल के रूप में आएंगे। इसके लिए प्रौद्योगिकी फर्में प्रकाशकों को उनकी सामग्री का लाइसेंस देने, वॉल पर प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री तक भुगतान करने वाले पाठकों के लिए सीमित पहुंच प्रदान करती है। वर्ल्ड लेवल पर क्या है कि जर्मनी, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जापान, UK, ऑस्ट्रेलिया, इटली और अर्जेंटीना सहित 700 से अधिक समाचार प्रकाशनों ने गूगल न्यूज़ शोकेस के लिए हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये एक न्यूज़ शोकेस के बारे में था कि ये क्या करता है, जो पार्टनर प्रकाशक होते हैं उनको स्टोरी पैनल के रूप में दिखाता है जहाँ पे सर्च किया जाता है। ठीक, अगला टॉपिक जो है वो कोलंबो बंदरगाह शहर के बारे में, पोर्ट सिटी के बारे में। देखिए ये है श्रीलंका। ठीक है, भारत का ये पड़ोसी देश है, ये तमिलनाडु से नीचे को है श्रीलंका। जो ये इसका कोलंबो शहर है, यहाँ पर बंदरगाह है कोलंबो बंदरगाह, तो इसके बारे में ये है न्यूज़। क्या है कि ये जो है एक चीन द्वारा वित्त पोषित है, मतलब इसका जो वित्त का पोषण किया जा रहा है वो चीन द्वारा किया जा रहा है। ये टैक्स फ्री अंतर क्षेत्र है, मतलब टैक्स फ्री अंतर क्षेत्र है जिसे श्रीलंका द्वारा श्रीलंका ने इसे दुबई और सिंगापुर की तर्ज पर पेश किया है। श्रीलंका में सबसे बड़ा एकल विदेशी निवेश है ये, तथा चीन द्वारा वित्त पोषित कई विशाल एशियाई अवसंरचना परियोजनाओं में से एक है। इसके लिए श्रीलंका की संसद में एक विधेयक पेश किया गया जिसके पारित होने पर इस पोर्ट सिटी को यानी कि बंदरगाह शहर को एक आयोग द्वारा प्रशासित किया जाएगा। कोई एक आयोग बनाया जाएगा, वो इस बंदरगाह शहर को प्रशासित करेगा।
ठीक है। इस आयोग के लिए जो इन्वेस्टमेंट अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी ताकि ये अपने कार्य को आसानी से कर सके। पोर्ट सिटी के अंदर लेन देन में विदेशी मुद्रा की प्रधानता रहेगी, मतलब विदेशी मुद्रा यहाँ पर प्रधान रहेगी, जैसे डॉलर हो गया, येन हो गया, पाउंड हो गया। दूसरा, इसमें किसी भी कर्मचारी द्वारा अर्जित किए जाने वाले वेतन, इसमें कोई भी कर्मचारी जो अपना वेतन अर्जित करेगा, कोई भी कर्मचारी, उसका जो वेतन होगा वो टैक्स फ्री होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस यही टॉपिक हैं। अब हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। सो खुश रहिए। थैंक यू।